फ्रेंड्स, मैं हूं आपका फ्रेंड और मेंटर संदीप सिंह। वेलकम टू माय चैनल डीडी सर क्लासेस। आज हम चैप्टर नंबर 2 ऑफ पार्टनरशिप, दैट मीन्स कि हम पार्टनरशिप का सेकंड चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म अमंग एग्जिस्टिंग पार्टनर। पहले नंबर पे तो हम एक चीज वर्ड का मतलब समझते हैं कि भाई रिकॉन्स्टिट्यूशन का मीनिंग क्या होता है। रिकॉन्स्टिट्यूशन का मीनिंग क्या है? अगर मैं इसको तोड़ दूं थोड़ा सा तो क्या बना? रिकॉन्स्टिट्यूशन अर्थात हिंदी में इसको पता क्या बोलते हैं? पुनर्गठित होना। पुनर्गठित होना मतलब दोबारा से बनना। अब एक बात समझो, हमने चैप्टर नंबर 1 के अंदर एक चीज पढ़ी थी, पार्टनरशिप डीड। पार्टनरशिप डीड का मतलब क्या था? पार्टनरशिप डीड इज एन एग्रीमेंट जिसके ऊपर क्या होता था? टर्म्स एंड कंडीशंस लिखी होती थी। किसकी? पार्टनरशिप फर्म की। इसका मतलब क्या हुआ? टर्म्स एंड कंडीशन किसकी लिखी होगी? पार्टनरशिप फर्म की। कि जी उसके अंदर पार्टनरशिप फर्म का नाम लिखा होगा, एड्रेस लिखा होगा जी, पार्टनर्स का नाम लिखा होगा, पार्टनर्स का एड्रेस लिखा होगा, पार्टनर्स ने कितनी कितनी कैपिटल लगाई है वो लिखी होगी, और क्या लिखा होगा? पार्टनर्स ने कितने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लेनी है, पार्टनर्स की इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्या होगी, पार्टनर्स का सैलरी क्या होगी, कमीशन क्या होगा, पूरा चिट्ठा अगर मैं कहूं तो उसके अंदर लिखा होगा। टर्म्स एंड कंडीशंस लिखी होंगी पार्टनरशिप डीड की। लेकिन एक बात सोचो, ध्यान से समझना, क्या है कि पार्टनरशिप डीड जिंदगी भर सेम रहती है? मतलब जो पार्टनरशिप डीड हमने रजिस्टर करवाई थी पार्टनरशिप फर्म, तो वो कोर्ट के अंदर जाके पड़ी हुई है। लेकिन सोचना, कल को आप इधर आइए, एक स्टूडेंट और आ जाएगा यहां पर। देखो, हम तीनों क्या हुआ? हम तीनों ने एक पार्टनरशिप फर्म रजिस्टर करवाई। ओके, ऊपर तो अगर हम तीनों ने पार्टनरशिप फर्म रजिस्टर कराई, ए, बी और सी, अब हुआ क्या कि इस हम तीनों की क्या है? इक्वल पार्टनरशिप है। इक्वल पार्टनरशिप का मतलब समझ रहे आप? जितना प्रॉफिट इसका उतना ही मेरा, उसका इतना इसका। जब हमने रजिस्टर करवाई तो हमने इक्वल प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो रखी। लेकिन इसकी कैपिटल लगी हुई थी आधी और आधी कैपिटल लगा रखी थी हम दोनों ने। इसके मन में आ गया लालच। ये क्या कह रहा है? भाई कैपिटल ज्यादा मैंने लगा रखी है, वो तो चलो जब शुरू में जब हमने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वल की तो की, लेकिन नहीं भाई, मेरे को आधा प्रॉफिट चाहिए और आधा तुम दोनों का। देखो बात लॉजिक वाली की है, इसने कुछ गलत थोड़ा ना कहा। मैंने कहा चलो ठीक है, यही करना है ना, तो ऐसे कर लेते हैं। लेकिन जैसे ही वो टर्म्स एंड कंडीशन के अंदर चेंज आया, मेरी बात समझना फिर दोबारा से, जैसे ही चेंज आया, अब इसको प्रॉफिट कितना मिलेगा? 50%, और इसको प्रॉफिट बाकी बचा हुआ 50% दोनों को मिलेगा। अर्थात क्या वो टर्म्स एंड कंडीशन जो पहले पुरानी डीड में अंदर लिखी थी वो टूट चुकी हैं? यस। क्या हमें नई डीड बनानी पड़ेगी? यस। इसका मतलब क्या हुआ? प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के अंदर अगर मैं बात करूं, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हमारी क्या हो गई है? चेंज हो गई है। पुरानी पार्टनरशिप डीड हमारी क्या हो चुकी है? टूट चुकी है, हमें नई बनानी पड़ रही है। इसको क्या कहते हैं? फर्म का पुनर्गठित होना, दैट मीन्स रिकॉन्स्टिट्यूशन। ये तो सिर्फ एक केस है रिकॉन्स्टिट्यूशन का। सर इसका मतलब अगर मैं बोलूं रिकॉन्स्टिट्यूशन का एक केस क्या बनता है? जब एग्जिस्टिंग मतलब जब हम तीन ही हैं। क्या कोई नया आया पार्टनर? नहीं आया। क्या कोई रिटायर हुआ हम तीनों में से? नहीं हुआ। हम तीनों ने ही अपनी जब कोई टर्म्स एंड कंडीशन चेंज की, उसे कहते हैं एग्जिस्टिंग पार्टनर्स के बीच में, एग्जिस्टिंग पार्टनर्स की अगर कोई भी टर्म्स एंड कंडीशन के अंदर चेंज आता है तो वो भी क्या होता है? फर्म का रिकॉन्स्टिट्यूशन। ओके, चलिए एक केस और लेते हैं। अभी क्या है कि यार रिकॉन्स्टिट्यूशन का एक और केस। अब जैसे हम तीन पार्टनर अभी खड़े थे, हमने एक और पार्टनर को बुला लिया। सोचो, क्या जब हमने वो पार्टनरशिप फर्म रजिस्टर करवाई थी, समझना ध्यान से, जब हमने पार्टनरशिप फर्म रजिस्टर करवाई थी, क्या हम तीनों पार्टनर्स के नाम थे? हाँ थे। अब चौथे पार्टनर को जब हमने ऐड किया, उसका कारण क्या हो सकता है? अभी हमें कैपिटल चाहिए थी, और हो सकता है उस बंदे को कोई एक्सपीरियंस हो, कोई एक्सपर्ट हो, वो चार्टर्ड अकाउंटेंट हो, टैक्स का काम बहुत अच्छा हैंडल कर लेगा, हमारे अकाउंटिंग बहुत अच्छे से हैंडल कर लेगा। इसलिए हमने एक नया पार्टनर अपने साथ क्या किया? ऐड किया, एडमिशन ऑफ पार्टनर। क्या पुरानी डीड के अंदर, क्या पुराने एग्रीमेंट में उस बंदे का नाम था? क्या वो जो नया आया, क्या वो प्रॉफिट नहीं लेगा? क्या वो सैलरी नहीं लेगा? इसका मतलब टर्म्स एंड कंडीशन में चेंज आया है। इसे भी क्या कहेंगे? रिकॉन्स्टिट्यूशन। मतलब पुरानी डीड खत्म हुई तो ही तो नहीं बनेगी।
तो हमारी पुरानी पार्टनरशिप फर्म का क्या हो गया है, मतलब दूसरा केस कौन सा है, एडमिशन ऑफ पार्टनर। ओ माय गॉड, इसको भी मैं क्या कहूंगा, रिकॉन्स्टिट्यूशन। चलिए थर्ड केस हमारा और क्या बन सकता है। अब बाई चांस क्या हुआ कि हम 3-4 जने पार्टनर थे, एक बंदा कहता है कि ये तो यार मैं ना जाके अपने बच्चों के पास, अमेरिका मेरे बच्चे बैठे हैं, मैं वहां जाना चाहता हूँ, मैं अब फर्म में आगे कंटिन्यू नहीं कर सकता, मुझे मेरी कैपिटल दो, जितना मैंने पैसा लगा रखा वो दो, जितना मेरा प्रॉफिट शेयरिंग बनता है वो दो, थोड़ा बहुत गुडविल का जो हिस्सा बनता है मेरा नाम की वजह से जो तुम सब कमाओगे आगे चल के, तो मेरा हिस्सा मेरे को दो और मैं जा रहा। मतलब वॉलेंटरली मतलब अपनी इच्छा से वो छोड़ के जाना चाहता है। तो वो भी केस कौन सा हो गया, क्योंकि अब वो जाएगा अपना फर्म एग्रीमेंट में से नाम कटवाएगा, हाँ या ना। अब वो अपना एग्रीमेंट में से नाम कटवाएगा तो क्या वो एग्रीमेंट चेंज होगा। अब रिमेनिंग पार्टनर कौन है, एक चला गया, बाकी तो है ना। बिजनेस बंद हुआ क्या, बिजनेस तो चल रहा है, एक जना चला गया अपनी कैपिटल लेके, बाकी जने अपना बिजनेस हैंडल करेंगे। इसका मतलब क्या हुआ, अभी भी फर्म की रिकॉन्स्टिट्यूशन हुआ है। मतलब थर्ड केस कौन सा हुआ, रिटायरमेंट। मतलब अगर कोई पार्टनर रिटायर हो जाता है, मतलब वॉलेंटरली का मतलब क्या होता है, अपनी इच्छा से छोड़ के जाना चाहता है, तो वो भी केस कौन सा होता है, रिकॉन्स्टिट्यूशन का। एक केस और लेते हैं थोड़ा सा आगे। अगर कोई जबरदस्ती कंपल्सरी अगर रिटायर हो गया है, सर जी ये कैसे हो सकता है, मतलब कि अगर किसी की डेथ हो जाए तो भाई डेथ पे किसी का कंट्रोल थोड़ा है। भाई एक बात बताओ, क्या जाने वाले को कोई रोक सका है, जाने वाले को कोई नहीं रोक सकता। इसका मतलब क्या हुआ, भगवान ने बुला लिया तो उसको मरना पड़ा। अब उसके बच्चे आएंगे ऐसे ऐसे करते, वाइफ आएगी, मेरे पति का हिस्सा दो, जो पार्टनरशिप फर्म में उसकी कैपिटल लगी थी वो दो, उसका प्रॉफिट शेयरिंग दो, क्या उसको देना नहीं पड़ेगा। अब वो चला गया तो उसका पार्टनरशिप डीड में से नाम नहीं काटना पड़ेगा, उसकी कैपिटल वापस नहीं देनी पड़ेगी, क्योंकि कैपिटल भी हटानी पड़ेगी। पहले वो डीड में क्या लिखा होता कि हम सबकी कैपिटल, अब एक की हटानी पड़ेगी कैपिटल, मतलब कि उसको जो सैलरी देते थे वो भी चेंज करना पड़ेगा। चेंज इन पार्टनरशिप डीड अब फिर से हो रहा है। क्या ये भी रिकॉन्स्टिट्यूशन है, जी हाँ ये भी रिकॉन्स्टिट्यूशन का ही पार्ट है। इसके अलावा एक केस और है, वो आपके सिलेबस में नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि वो आप जब आगे थोड़ा जाएंगे, यूनिवर्सिटी लेवल पे जाएंगे या सीए लेवल पे जाएंगे, तो आपको वहां पर जाके पढ़ने को मिलेगा। दैट इज अमेलगमेशन ऑफ फर्म्स। अमेलगमेशन ऑफ फर्म्स, इसको भी हम क्या कहते हैं, रिकॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है। अब इसके लिए पहले आपको अमेलगमेशन वर्ड, क्योंकि आपने पहले कभी सुना नहीं है, अमेलगमेशन का पहले मैं आपको मीनिंग क्लियर करना चाहूंगा। हम दो जने हैं, आप ये हम दो जने इस वक्त पार्टनरशिप फर्म चला रहे हैं अपनी, ओके। हम दो जने अपने पार्टनरशिप फर्म चला रहे हैं और ये दो जने भी अपनी पार्टनरशिप फर्म चला रहे हैं। आप आ जाइए, ये भी अपनी पार्टनरशिप फर्म चला रहे हैं। तो हमने एक डिसीजन लिया, ऐसे करते हैं यार, तुम दो भी टीचिंग का काम करते हो, हम दो भी टीचिंग का काम करते हैं, क्यों ना तुम साइंस वाले हो, हम कॉमर्स वाले हैं, हम मिलकर एक एकेडमी चलाएं। हम स्वर्ण एकेडमी के अंदर क्या करते हैं, पार्टनरशिप बना लेते हैं। समझ में आ गई। पहले दो पार्टनर थे, ये भी दो पार्टनर थे, अब हम मिल के क्या हो गए, चार पार्टनर हो गए। और प्रॉफिट पहले हम दोनों अकेले बांटते थे, ये दोनों अकेले बांटते थे, हम चारों में बटेगा। क्या ये डीड रजिस्टर होगी, बिजनेस तो सेम है, क्या ये नई डीड बनानी पड़ेगी, नई टर्म्स एंड कंडीशन लिखनी पड़ेगी। तो ये भी एक फॉर्म होता है किसका, अमेलगमेशन, दैट मींस रिकॉन्स्टिट्यूशन का ही फॉर्म होता है। थैंक यू सो मच अजय। इसका मतलब क्या हुआ, ये भी क्या हो गया, रिकॉन्स्टिट्यूशन। चलिए मैं अब इसके बारे में आपको बता देता हूं। ये चैप्टर नंबर 2 जो है वो हम यहां पर पढ़ेंगे। देखिए चैप्टर नंबर 2 हम इसका, ये सारे ही रिकॉन्स्टिट्यूशन के फॉर्म है। चैप्टर नंबर 2 में हम क्या पढ़ेंगे, एग्जिस्टिंग पार्टनर्स के अंदर क्या क्या चेंजेस आते हैं, किस तरह उनकी अकाउंटिंग आती है, चेंजिंग होने पे क्या क्या चेंजेस आते हैं, क्या क्या अकाउंटिंग में हमारे फर्क पड़ता है, हम वो पढ़ेंगे। एडमिशन पार्टनरशिप के अंदर हमारा ये चैप्टर नंबर 3 है, उसके अंदर हम सारा एडमिशन का टॉपिक पढ़ेंगे। रिटायरमेंट हमारा चैप्टर नंबर 4 है, चैप्टर नंबर 4, उसके अंदर हम एडमिशन के बाद रिटायरमेंट का टॉपिक है वो हम पढ़ेंगे। और चैप्टर 4 में ही हमारा एक डेथ का टॉपिक भी है, ये भी हम यहीं पर ही कंसीडर करेंगे, राइट। एंड द लास्ट इज अमेलगमेशन। सर क्या ये हमारे सिलेबस में है, जी कतई नहीं, ये हमारे सिलेबस में नहीं है। अब एक यहां पर ना बहुत बड़ी दुविधा बच्चों के मन में आती है, सर हमारा एक चैप्टर नंबर 5 भी है,
पार्टनरशिप के अंदर, और चैप्टर नंबर 5 का नाम है डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। देखो डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म का मतलब क्या हुआ, फर्म ही बंद हो गई, हम सब अपने अपनी कैपिटल लिए, प्रॉफिट लिए, घर भाग गए, बिजनेस बंद करके ठप हो गया, सीधी सी बात है। क्या वो रिकॉन्स्टिट्यूट हुआ? देखो जब हम एग्जिस्टिंग पार्टनर्स ने अपनी टर्म्स एंड कंडीशन थोड़ी सी चेंज की, उसने कहा यार मेरे को प्रॉफिट थोड़ा ज्यादा चाहिए, तो बिजनेस बंद हुआ था? बिजनेस बंद नहीं हुआ था, बिजनेस तो चल रहा था भाई, वो बिजनेस थोड़ा ना बंद हो गया है। तो बिजनेस चल रहा था, सिर्फ उनकी टर्म्स एंड कंडीशन चेंज हुई है, रिकॉन्स्टिट्यूट हुई है डीड। एडमिशन के टाइम पे बिजनेस बंद हुआ था, बस एक बंदा नया ही तो आया था, बिजनेस अभी भी चल रहा है। थर्ड रिटायरमेंट या डेथ के केस में भी क्या हुआ था, एक बंदा चला गया था, बिजनेस अभी भी चल रहा है, बाकी जने चला रहे हैं, बिजनेस थोड़ा ना बंद हुआ था। अमेरिकन के केस में बिजनेस थोड़ा ना बंद हुआ था, मिलके जरा कर लेंगे अब काम, और क्या बिजनेस नहीं बंद हुआ, तो इसलिए इनको कहते हैं रिकॉन्स्टिट्यूशन। लेकिन इस केस में क्या हुआ, डिसोल्यूशन में क्या होता है जी, यहां पर तो बंद बिजनेस हो गया बंद, आपा चले अपने घर, तुसी चले अपने घर, ये सारे पार्टनर अपने अपने, ये लो जी मैंने झोपड़ी बना दी, ये अपने घरों की तरफ, ये जो बचपन में बनाते थे ना, ये वो वाली झोपड़ी है जो छोटे बच्चों को दिखाई जाती थी, पेड़ भी लगा देते हैं अक्सर, यहाँ पर एक पेड़ भी होता था ऐसे ऐसे करके। इसका मतलब क्या हुआ कि जब पार्टनर बिजनेस बंद करके अपने अपने घरों में चले जाते हैं, अपने अपने कैपिटल निकाल के चले जाते हैं, तो बिजनेस हो गया बंद, तो उसको कहेंगे डिसोल्यूशन। रिकॉन्स्टिट्यूट थोड़ा ना हुआ है, समझ में आई मेरी बात? इसको हम क्या कहते हैं, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, राइट। थोड़ा सा अब मैं इसको बढ़ाना चाहता हूं, अगर मैं इसको थोड़ा सा अगर मैं मूव करूं, राइट, हमने अभी जो चैप्टर नंबर कौन सा पढ़ना है, 2, मतलब एग्जिस्टिंग पार्टनर्स के अंदर, ये वाला चैप्टर नंबर 2 हमने पढ़ना है। तो जब जब रिकॉन्स्टिट्यूशन होता है ना, ये लो जी, क्या ये रिकॉन्स्टिट्यूट होगा, मतलब जो एग्जिस्टिंग पार्टनर्स हैं वो क्या कर रहे हैं, अपनी टर्म्स एंड कंडीशंस को क्या कर रहे हैं, चेंज कर रहे हैं, ये चीज तो क्लियर है। और जब जब रिकॉन्स्टिट्यूट होगी फर्म, तब अकाउंटिंग में 5 घटनाएं घटित होती हैं, हमें 5 घटनाएं घटित होंगी, हमें उनका स्पेशल तौर पे ख्याल रखना है। अब समझना वो क्या चीजें घटनाएं, पहली घटना, दूसरी घटना, तीसरी घटना, चौथी घटना, और ये लो 5वीं घटना। इन 5 घटनाओं को हमने परस्पर पढ़ना है। कैसे पढ़ेंगे जरा देखना ध्यान से। पहली चीज जो चेंज आएगी, एक तो रेशो चेंज आती है, रेशो, हमें रेशो निकालनी होगी। कैसे करेंगे वो आगे चल के देखते हैं। मतलब ये 5 घटनाएं कौन सी हैं, पहले नंबर पे तो हमको रेशो चेंज होती है, तो हमें रेशो चेंज निकालनी पड़ेगी। दूसरी घटना जो यहां पर घटित होती है, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, गुडविल की वैल्यूएशन करनी पड़ती है, ये भी हमारा अकाउंटिंग का पार्ट बन जाता है। तीसरी घटना जो हमें यहां पर करनी पड़ती है, रिजर्व्स एंड सरप्लस एंड लॉसेस, अगर कुछ हो तो वो भी हमें डिस्ट्रीब्यूट करने पड़ते हैं, बांटने पड़ते हैं, ये तीसरी घटना है। चौथी घटना जो घटित होएगी, रीवैल्यूएशन ऑफ असेट्स एंड लायबिलिटीज, ये चौथी घटना है जो हमको करनी, घटना घटित होती है जब क्या होता है, रिकॉन्स्टिट्यूशन होता है। एंड लास्ट है उसके अंदर एडजस्टमेंट इन कैपिटल्स। इसका मतलब क्या हुआ, ये 5 काम हमको करने होंगे। देखो आप कहोगे सर क्या ये हमें सेकंड चैप्टर में कर रहे हैं, अबे नहीं जी नहीं, ये तब होंगे जब जब रिकॉन्स्टिट्यूशन होता है। मतलब रिकॉन्स्टिट्यूशन तो इस केस में भी हुआ था, रिकॉन्स्टिट्यूशन इस केस में भी हुआ था, ये 5 केस कौन से हैं, रिकॉन्स्टिट्यूशन के। सर क्या ये 5 काम हमको एडमिशन में भी करने हैं, जो डेफिनेटली करने हैं। सर क्या रिटायरमेंट में भी करने हैं, डेथ में भी करने हैं, मैंने कहा 100% करना है, दुनिया इधर की उधर हो जाए, ये 5 काम तो होंगे ही होंगे जब जब क्या होगा, रिकॉन्स्टिट्यूशन होगा। रिकॉन्स्टिट्यूशन में रेशोज, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, रिजर्व एंड सरप्लस एंड लॉसेस को बांटना, रीवैल्यूएशन ऑफ असेट्स एंड लायबिलिटी, ये कैसे करने हैं, ये हम स्टेप बाय स्टेप एक क्लास में करते चलेंगे, राइट। फिलहाल के लिए मैं आपको बता रहा हूं रिवीजन के तौर पे, रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म इन एग्जिस्टिंग पार्टनर्स, ध्यान रखना एग्जिस्टिंग पार्टनरशिप फर्म,
मतलब कि वो चैप्टर नंबर 2 है। चैप्टर नंबर 3 के अंदर फिर रिकॉन्स्टिट्यूशन पढ़ेंगे हम, लेकिन वो किस वजह से होगा? एडमिशन की वजह से होगा। चैप्टर नंबर 4 के अंदर हम फिर से पढ़ेंगे रिकॉन्स्टिट्यूशन, लेकिन वो किस वजह से होगा? वॉलंटरली रिटायरमेंट की वजह से, बंदा खुद से छोड़ के जा रहा है, राइट। और चैप्टर नंबर 4 के अंदर ही एक और पार्ट है, सेकंड पार्ट, दैट इज डेथ। भाई जबरदस्ती बंदे को जाना पड़ रहा है, मजबूरी है, अब तो जाने वाले को कोई नहीं रोक सकता। एंड द लास्ट इज अमलगमेशन, जो कि हमारे सिलेबस में नहीं है। अगर मैं कहूं क्या ये हमारे सिलेबस में है? ये 12th की सिलेबस में नहीं है, 12th के सिलेबस में आपके ये नहीं है। तो आपको पार्टनरशिप के अंदर जो पढ़ना है वो ये चीजें ही पढ़नी है। फर्स्ट चैप्टर जो हमने पढ़ा वो फंडामेंटल्स का था। सेकंड चैप्टर जो हम पढ़ रहे हैं उसमें रिकॉन्स्टिट्यूशन आपका शुरू हो चुका है, राइट। और रिकॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ये फॉर्म्स हैं जो हमको करने होंगे और ये टॉपिक है। अब इसके अंदर मैं आपको बता दूं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या इंपॉर्टेंट है सेकंड चैप्टर में। मतलब सेकंड चैप्टर में हमने पढ़ना क्या है? हमें सेकंड चैप्टर में पढ़ना है रेशोज, हमने सेकंड चैप्टर में पढ़ना है वैल्यूएशन, हमने सेकंड चैप्टर पढ़ना है रिजर्व एंड सरप्लस का बांटना। ये 5 चीजें हमने पढ़नी है। तो एक बात मेरे को सर बताओ कि इंपॉर्टेंट क्या है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से, अगर मैं बात करूं, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं बात करूं, कौन सी चीज इंपॉर्टेंट है, कौन सी चीज हमें ज्यादा ध्यान से देखनी है? जिस सेकंड चैप्टर में 2 रेशो निकलती हैं, सैक्रिफाइसिंग रेशो और गेनिंग रेशो, ये दोनों आपको करनी है। दैट सेकंड आता है वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। सर इसमें से ना 200% आपका एग्जाम में क्वेश्चन आना है, चाहे वो थ्योरी पूछेंगे, चाहे वो आपका प्रैक्टिकल पूछे, समझ रहे मेरी बात? चाहे वो थ्योरी पूछे, चाहे वो प्रैक्टिकल पूछे, 200% की गारंटी है कि आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएगा ही आएगा, कोई चांस नहीं कि इसमें से क्वेश्चन ना पूछा जाए। थर्ड टॉपिक है रिजर्व एंड सरप्लस एंड लॉसेस। ये इसके अंदर हमें जो जर्नल एंट्रीज हैं वो ध्यान से करनी है, समझनी है। एंड लास्ट इज रीवैल्यूएशन अकाउंट, ये भी हमें करना है क्योंकि देखो एग्जाम में यहां से क्वेश्चन आएगा सेकंड चैप्टर में से, उसके चांसेस बहुत कम होते हैं क्योंकि रीवैल्यूएशन और एडजस्टमेंट हम बहुत डिटेल में करते हैं एडमिशन के टाइम पे, रिटायरमेंट के टाइम पे और डेथ के टाइम पे। मतलब चैप्टर नंबर 3, चैप्टर नंबर 4 में बहुत डिटेल में हमने ये दोनों टॉपिक करने हैं, रीवैल्यूएशन का और एडजस्टमेंट का। तो जो 6 मार्क्स का क्वेश्चन है, 8 मार्क्स का क्वेश्चन जो आपका आता है एज पर सीबीएसई या फिर एचबीएसई या फिर आईसीएसई बोर्ड के अकॉर्डिंग, तो आपका जो क्वेश्चन आएगा, जो फुल फ्लैज क्वेश्चन आपका बड़ा क्वेश्चन आएगा, बैलेंस शीट जिसमें आपको बनानी होगी, वो क्वेश्चन आपका पूछा जाता है एडमिशन में से, रिटायरमेंट में से या डेथ में से, राइट। तो जो छोटे टॉपिक हैं वो आपका जो यहां से पूछा जाएगा 4 मार्क्स में, 2 मार्क्स में या 1 मार्क्स में जो आपके एमसीक्यू क्वेश्चन पुट होते हैं सीबीएसई में और एचबीएसई में, तो वो आपका टॉपिक आएगा या तो रेशो से या गुडविल से या रिजर्व एंड सरप्लस से। तो ये 3 टॉपिक इस चैप्टर में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ओके। तो नेक्स्ट वीडियो में हम आपको मिलते हैं। नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं आपका स्टार्ट करूंगा 1 बाय 1 रेशियोज एनालिसिस क्या होता है एंड सेकंड टॉपिक क्या है वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, राइट। तो 1 बाय 1 आपका मैं बताऊंगा जैसे कैसे हमने स्टार्ट करना है नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तो ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। और